नमस्कार। आज हम भारत के एक ऐसे आंदोलन की कहानी में उतरेंगे जिसने ज्ञान के दरवाजे हर किसी के लिए खोल दिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के पुस्तकालय आंदोलन की। और अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये विश्लेषण आपके लिए एक परफेक्ट स्टडी गाइड होने वाला है, क्योंकि हम हर जरूरी तथ्य को यहाँ कवर करेंगे। तो चलिए सीधे एक सवाल से ही शुरू करते हैं, जो एग्जाम्स में अक्सर देखने को मिलता है। भारत में पुस्तकालय आंदोलन का जनक यानी फादर ऑफ द लाइब्रेरी मूवमेंट इन इंडिया किसे माना जाता है? इसका जवाब हमें आगे इसी सफर में मिलेगा। आज हम देखेंगे कि ये आंदोलन कैसे शुरू हुआ, कैसे लोगों ने मिलकर संघ बनाए, फिर इसे कानूनी रूप कैसे दिया गया, इसके लिए पढ़ाई लिखाई का सिस्टम कैसे बना और आखिर में राष्ट्रीय स्तर पर क्या-क्या बड़े कदम उठाए गए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस पूरे आंदोलन की पहली चिंगारी आखिर लगी कहां से? देखिए, कई बार बड़े बदलाव एक इंसान की दूर की सोच से शुरू होते हैं, और इस मामले में ये सोच एक महाराजा की थी। और यहाँ हमें हमारे पहले सवाल का जवाब मिल जाता है। दुनिया में तो इसकी आहट 1850 में इंग्लैंड से आ चुकी थी, लेकिन भारत में इसकी नींव रखी गई 1910 में बड़ौदा राज्य में। और इसे रखने वाले थे महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ III। जी हाँ, यही वो नाम है जिन्हें भारतीय पुस्तकालय आंदोलन का जनक कहा जाता है। उन्होंने सिर्फ शुरुआत नहीं की, बल्कि 1911 में ट्रेनिंग प्रोग्राम और 1912 में एक लाइब्रेरी जर्नल के जरिए इसे एक मजबूत आधार भी दिया। अच्छा, एक व्यक्ति की सोच से शुरुआत तो हो गई, पर कोई भी आंदोलन तब तक सफल नहीं होता जब तक वो एक पूरे समुदाय की आवाज न बन जाए। तो अब देखते हैं कि कैसे अलग अलग संघों ने मिलकर इस आंदोलन को एक संगठित रूप दिया। तो देखिए, ये जो संगठन बने, ये दो स्तरों पर बने। राज्य के स्तर पर सबसे पहला कदम 1914 में आंध्र प्रदेश ने उठाया, और राष्ट्रीय स्तर पर तीन बड़े संघ बने। 1933 में ILA यानी इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, 1955 में IASLIC और 1969 में IATLIS। ये तीनों नाम और इनकी स्थापना के साल परीक्षाओं के लिहाज से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। किसी भी आंदोलन को अगर लंबे समय तक चलाना है तो उसे कानूनी समर्थन की जरूरत पड़ती है। अब हम उस दौर में चलते हैं जब पुस्तकालयों को एक कानूनी ढांचा मिला, और यकीन मानिए ये एग्जाम्स के लिए एक हॉट टॉपिक है। और जब भी लाइब्रेरी कानून की बात होती है ना, तो एक नाम हमेशा सबसे पहले आता है, डॉक्टर SR रंगानाथन। सोचिए, उन्होंने 1930 में ही एक मॉडल ड्राफ्ट बिल तैयार कर दिया था, जो आने वाले कई सालों तक राज्यों के लिए एक गाइड की तरह काम करता रहा। इस साल को अपनी दिमाग में एकदम बैठा लीजिए, 1948। ये वो ऐतिहासिक साल था जब आजाद भारत में पहला पुस्तकालय अधिनियम पास हुआ। इसका नाम था मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। ये एक बहुत ही बड़ी कामयाबी थी। तो 1948 में मद्रास यानी आज के तमिलनाडु से जो सफर शुरू हुआ, वो धीरे धीरे पूरे देश में फैलता गया। आज की तारीख में भारत के 19 राज्यों में अपने पुस्तकालय अधिनियम हैं। इससे पता चलता है कि ये आंदोलन कैसे अलग अलग राज्यों तक पहुंचा, और आज भी इसका विस्तार हो रहा है। ठीक है, लाइब्रेरीज बन रही थीं, कानून भी आ गए, लेकिन इन लाइब्रेरियों को चलाएगा कौन? इसके लिए तो ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स की जरूरत थी। और यहीं से भारत में लाइब्रेरी साइंस की औपचारिक पढ़ाई की शुरुआत होती है। लाइब्रेरी साइंस की पढ़ाई ने बहुत तेजी से तरक्की की। देखिए कैसे एक एक सीढ़ी चढ़ी गई। शुरुआत 1915 में पंजाब यूनिवर्सिटी के डिप्लोमा कोर्स से हुई, और ये पूरे एशिया में अपनी तरह का पहला कोर्स था। फिर देश की आज़ादी के साल 1947 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने बैचलर डिग्री शुरू की, और उसके ठीक बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 1948 में मास्टर डिग्री, और 1951 तक तो PhD प्रोग्राम भी शुरू कर दिया। और यहाँ एक और बहुत ज़रूरी फैक्ट आता है जिसे नोट कर लीजिए। भारत में लाइब्रेरी साइंस में जो पहली PhD की डिग्री दी गई, वो 1957 में DB कृष्ण राव को मिली थी। और पता है उनके सुपरवाइजर कौन थे? खुद डॉक्टर SR रंगनाथन। चलिए अब इस कहानी के आखिरी और सबसे आधुनिक हिस्से की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं कि कैसे सरकार ने अलग अलग समितियों और मिशनों के जरिए भारत के लाइब्रेरी सिस्टम को आज का रूप दिया। दो समितियों की सिफारिशें एग्जाम्स में बार बार पूछी जाती हैं। पहली 1957 की सिन्हा समिति। इसने कहा कि लाइब्रेरी नेटवर्क को गांव-गांव तक यानी पंचायत स्तर तक पहुंचाना चाहिए। और दूसरी 1964 का कोठारी आयोग, जिसने कहा कि यूनिवर्सिटीज को अपने कुल बजट का कम से कम 6.5 से 10% हिस्सा लाइब्रेरी पर खर्च करना ही चाहिए। अगर हम आज की बात करें तो 2014 में शुरू हुआ राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन या NML एक बहुत बड़ा कदम है। 400 करोड़ रुपए के भारी भरकम बजट के साथ इसका एक ही मकसद है,
हमारी लाइब्रेरियों को मॉडर्न बनाना, उन्हें डिजिटल दुनिया से जोड़ना और उनकी पहुंच हर आम इंसान तक बनाना। इसके अलावा 3 और संस्थाओं के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। पहला है RRLF, जो 1972 में बना और देश भर की पब्लिक लाइब्रेरियों को सपोर्ट करता है। दूसरा है 1954 का पुस्तक वितरण अधिनियम, जिसके बारे में हम ठीक अगली स्लाइड में बात करेंगे। और तीसरा है 2003 का राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन, जो हमारी हजारों साल पुरानी पांडुलिपियों को बचाने का काम कर रहा है। हमने पिछले स्लाइड में पुस्तक वितरण अधिनियम की बात की थी, तो ये डिपॉजिटरी लाइब्रेरी क्या होती है? समझिए, ये एक ऐसी लाइब्रेरी है जिसे कानूनन ये हक है कि देश में जो भी किताब छपेगी उसकी एक कॉपी उसे मुफ्त में मिलेगी। और भारत में ऐसी कुल 4 लाइब्रेरियां हैं, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई और मुंबई में। ये चारों नाम जरूर याद रखिएगा। तो एक महाराजा के देखे हुए सपने से लेकर आज के नेशनल डिजिटल मिशन तक भारत के पुस्तकालय आंदोलन ने एक बहुत लंबा सफर तय कर लिया है। लेकिन सवाल यह है कि इस बदलती हुई दुनिया में ज्ञान के इन मंदिरों का अगला अध्याय कैसा होगा? क्या ये किताबें डिजिटल दुनिया में खो जाएंगी या एक नया रूप लेंगी? इस पर सोचना तो बनता है।